नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। औरंगाबाद मदनपुर थाना क्षेत्र के शिवगंज स्थित NH2 के किनारे बने एक विशाल मंदिर को सड़क चौड़ीकरण करने के नाम पर प्रशासन ने तोड़वा दिया, जिसको लेकर जामा मस्जिद के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतर गए और प्रदर्शन करने लगे। वहीं मुस्लिम समुदाय के द्वारा इस कदम से शहर में एकता का संदेश दिया गया है। कहा कि किसी भी धर्म स्थल पर ठेस पहुंचेगी तो बर्दाश्त नहीं होगी। कहा कि सावन के महीने में मंदिर को तोड़ना एक अपराध से कम नहीं है। बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री व विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी के साथ लड़ने के लिए कमर कस ली है। वहां उनकी पार्टी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। उनकी नज़र वहां निर्णायक हैसियत रखने वाले निषाद वोटों पर है। माना जा रहा है कि इसे ध्यान में रखते हुए मुकेश साहनी यूपी में फूलन देवी की जयंती पर 51,000 मूर्तियां मुफ्त में बांटेंगे। उन्होंने कहा कि ऐप के जरिए मूर्ति मांगने वाले को पार्टी पार्सल और कुरियर के जरिए घर तक मुफ्त में भेजेगी। वीआईपी सुप्रीमो ने मंगलवार को इसकी घोषणा के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिद्धांतों से इत्तेफाक नहीं रखने का आरोप भी लगाया। नवादा के अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पकरी बरावा प्रखंड मुख्यालय स्थित व्यापार मंडल में यूरिया खाद नहीं मिलने से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तो बारिश के बेरुखी ने किसानों को हताश कर दिया, वहीं थोड़ी बहुत बारिश और किसान ने अपने ट्यूबवेल के जरिए धान की बुआई तो जरूर किया, पर अब किसानों को एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है। बिहार में मानसून की सक्रियता बढ़ने से कई जिलों में 14 अगस्त तक भारी व हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का पूर्वानुमान है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई। बक्सर के राजपुर में 110 मिलीमीटर, मोहनिया में 78.2 मिलीमीटर, श्रीपालपुर में 78 मिलीमीटर, पटना में 4 मिलीमीटर, ब्रह्मपुर में 68.2 मिलीमीटर, गया में 57 मिलीमीटर दर्ज की गई है। प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान 698.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 18% अधिक है। बिहार में जल्द ही 3,000 से अधिक आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति होगी। राज्य में आयुष चिकित्सा पद्धति से इलाज को बढ़ावा देने और मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाने के लिए 3,270 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी गई है। 1996 के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर पर नियुक्ति होगी। सरकार ने इन आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति करने का प्रस्ताव बीते वर्ष ही मंजूर किया था। बहाली तकनीकी सेवा आयोग स्तर पर होनी चाहिए। इसके लिए प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। जानकारी के अनुसार आयोग की अनुशंसा प्राप्त होते ही स्वास्थ्य विभाग संबंधित पदों पर बहाली कर देगा। बिहार में मंगलवार को कोविड के 43 नए मामले सामने आए हैं। इनमें पटना जिले के 4 संक्रमित भी शामिल हैं। राज्य के 38 में 21 जिले ऐसे हैं जहां से सोमवार को एक भी नए संक्रमित नहीं मिले। स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को जारी स्वास्थ्य समाचार में बताया कि रविवार सोमवार के बीच सूबे में 13,04,699 टेस्ट किए गए, जिसमें 0.03% रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीते 24 घंटों में 68 संक्रमित की पहचान हुई है। विभाग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि राज्य में 67 लोगों के स्वस्थ होने के बाद दर 98.63% हो गई है। इसके साथ ही राज्य में अब एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 285 रह गई है। लोक जनशक्ति पार्टी के एक गुट के अध्यक्ष चिराग पासवान को केंद्र सरकार ने बड़ा झटका दिया है। चिराग खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे हैं, लेकिन उनके कई आग्रहों की केंद्र सरकार ने अनसुनी कर दी है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के संपदा निदेशालय ने उन्हें पिता रामविलास पासवान के नाम से दिल्ली में आवंटित बंगला खाली करने का आदेश दिया है। पटना जिले के कादिरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार की शाम 2 युवतियों को जबरदस्ती कार में बैठाकर अपहरण करने की कोशिश की गई। इस बीच पास खड़ी महिलाओं ने शोर किया और ग्रामीण जुटने लगे तो नशे में धुत युवक भाग निकला। इस दौरान उसकी कार घटनास्थल पर ही रह गई। ग्रामीणों की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त कर लिया। आरोपित युवक भी उसी गाँव का है। इस मामले की शिकायत लेकर गाँव के कुछ लोग आरोपित युवक के घर भी आए थे, जहाँ विवाद बढ़ने से विवाद मारपीट में तब्दील हो गई।
यातायात नियम में शायद ही यह प्रावधान हो, लेकिन पटना में वाहन जांच के दौरान यातायात पुलिस ने अनोखा काम कर दिया है। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस ने कार में यात्रा कर रहे एक शख्स का हेलमेट नहीं पहनने के लिए चालान कर दिया। पटना के कंकड़बाग में ऐसी गलती करने के बाद ट्रैफिक पुलिस बुरी तरह फंसती दिख रही है, क्योंकि कार में सवार शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक वकील था। वकील इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी में लग गए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई की जद में आने वाले प्रकाश चंद्र अग्रवाल पटना हाईकोर्ट में वकालत करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को स्पष्ट कहा कि जदयू बिहार के बाहर भी अपने पांव पसारेगा। निकट भविष्य में जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है वहां पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। अगर गठबंधन होता है तो ठीक, अन्यथा जदयू अपने दम पर अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज 46वां जन्मदिन है। इसे लेकर राज्य मुख्यालय में तैयारी की गई है। देश भर से कई बड़े बड़े हस्तियों ने हेमंत सोरेन को जन्मदिन की बधाई भी दी है। राज्य भर से ही भी हेमंत के चाहने वालों ने उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन्मदिन की बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। वहीं पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हेमंत सोरेन ने जवाब में लिखा, धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी। धनबाद में जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर करते हुए कड़ी फटकार लगाई। देश के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन, जस्टिस विनीत सरन और सूर्यकांत की बेंच ने सीबीआई से कहा, आपकी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, आपने किया क्या है? रिपोर्ट में हत्या का कारण तक नहीं बताया गया है, जबकि हमें आपसे ठोस जानकारी की उम्मीद थी। बेंच ने झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को जांच की निगरानी का निर्देश दिया है। साथ ही सीबीआई को आदेश दिया कि जांच की रिपोर्ट हर हफ्ते झारखंड हाईकोर्ट में दायर करें। दरअसल जज उत्तम आनंद की ऑटो से टक्कर मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले को जजों की सुरक्षा के मुद्दे से जोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने इस पर सीबीआई से जवाब मांगा था। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में अभी से ही धनबाद जिला प्रशासन जुट गई है। इसी को लेकर मंगलवार को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड मैदान में परेड का रिहर्सल किया गया, जिसमें पुलिस जवानों की कई टुकड़ियां परेड किए और तिरंगे को सलामी दी गई। इस दौरान झंडोत्तोलन, परेड मार्च किया गया, जबकि स्कूली बच्चों ने स्वतंत्रता गान का रिहर्सल किया। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर 9 तारीख से अभ्यास चल रहा है, परेड का अभ्यास चल रहा है, जिसमें 7 प्लाटून अभी अभ्यास कर रहे हैं और ये 13 तारीख तक चलेगा। 13 तारीख को लास्ट फाइनल है, उसमें डी साहब और एसपी साहब आएंगे और अपना निरीक्षण करेंगे। इसमें 7 प्लाटून कहाँ से है? सीआरपीएफ में है, अपने जिला बल के हैं और एनसीसी बॉयज़ गर्ल्स हैं। मार्क्सिस्ट कार्यकर्ताओं ने सोमवार की शाम कोरोना से मरने वालों की याद में कैंडल मार्च निकाला और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। मार्क्सिस्ट नेता शेरू खान के नेतृत्व में मार्क्सिस्ट कार्यकर्ताओं ने चिरकुंडा के तालडांगा मोड़ के समीप मोमबत्ती जलाकर कोरोना से मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर मार्क्सिस्ट नेता रामजी यादव ने बताया कि कोरोना से मरने वाले सभी लोगों के लिए संवेदना प्रकट करते हुए और राज्य एवं केंद्र सरकार से यह मांग करते हैं कि कोरोना से मरने वाले के आश्रितों को 5 लाख रुपये दिए जाएं। हमारे मार्क्सिस्ट के युवा साथी शेरू खान के द्वारा आयोजित किया गया, जो हमारे कोरोना में 2020-2021 जो भी हमारे देश के, हमारे राज्य के लोग मरे, उनका प्रति हमें संवेदना है। और इस सरकार से और इस केंद्र की सरकार से हमारी मांग है कि उन परिवार को 5 लाख जो राशि है वो तुरंत भुगतान किया जाए और साथ में उनका जो सर्टिफिकेट है उस पर जो कोरोना लिखा जाए। और साथ ही साथ हमारे जितने भी लोग इस देश को छोड़ेंगे उनके परिवार का हम आगे। काम नहीं मिलने से नाराज जीसीएल मुगमा एरिया के बरमुंडी कोलियरी में ठेका मजदूरों ने मंगलवार को ट्रांसपोर्टिंग ठप कर धरने पर बैठ गए। मार्क्सिस्ट के बैनर तले इस आंदोलन से कोयला उठाव प्रभावित है, जिससे कोल डिपो के समीप सैकड़ों ट्रक खड़े हो गए हैं। मजदूरों ने प्रबंधक पर मनमानी का आरोप लगाया है। मजदूरों ने प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 15 दिनों से प्रबंधन रात के अंधेरे में दिन भर का उत्पादित कोयला उठा रहा है, जिसके कारण ना तो डीओ धारकों को कोयला मिल पा रहा है और ना ही हम मजदूरों को मजदूरी। डिपो में कोयला नहीं होने से ट्रक लोडिंग नहीं हो पा रही है। मार्क्सिस्ट नेता मनोज राउत ने कहा कि दिन में उत्पादित डीओ धारक के ई ऑक्शन का कोयला प्रबंधक रात के अंधेरे में कोयला माफियाओं को भेजा जा रहा है।
हमारा योजना में एक्शन के तहत डीओ लगी है। ऐसा है कि हम लोग प्रतिदिन ट्रक लगाते हैं और रात के समय जो भी प्रोडक्शन होती है वो सारा मैनेजमेंट उठा के ट्रांसपोर्टिंग को दे दे रहा है। तो रात में तो यहाँ ट्रांसपोर्टिंग चलने का नहीं है। बिल्कुल ट्रांसपोर्टिंग चल रही है, होल नाइट ट्रांसपोर्टिंग चलती है यहाँ पर। सेकेंडली है कि जब रात में ट्रांसपोर्टिंग में माल उठ गया तो सुबह आपको देख रहे होंगे कि वही गाड़ी खप खड़ी है। हर गाड़ी में डेमेरेज देना पड़ता है। आज हमारा कोयला व्यवसायी लोगों का जो स्थिति है कि एक एक ट्रक पे उनको 5,000 रुपया हर दिन देना पड़ रहा है। दूसरी बात है कि हमारे जो यहाँ के लेबर हैं, जो ग्रामीण लेबर हैं, वो रोजी रोटी के लिए परेशान है। उनको सप्ताह में मात्र एक गाड़ी लोड करने को मिलता है। अगर एक गाड़ी लोड करता है तो 200 रुपया एक सप्ताह में अगर उसको मिले तो क्या उसका जीवन यापन हो सकता है? इसी का विरोध में मैनेजमेंट से कई बार बात की है, लेकिन मैनेजमेंट का निरसा प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष डीएन यादव के नेतृत्व में मंगलवार को ब्लॉक परिसर में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के तमाम नेता कार्यकर्ता उपस्थित हुए और प्रशासन के दिए गए आश्वासन को पूरा नहीं करने की मांग की। धरना के माध्यम से प्रशासन को अतिशीघ्र विखंडित राजीव गांधी की नई प्रतिमा लगाने का मांग किया गया। 18 जून को बराकर इंजीनियरिंग चौक के पास में जो राजीव गांधी का, भारत रत्न राजीव गांधी का स्टैचू था बना हुआ मूर्ति, उसको कुछ अपराधी तत्वों ने, असामाजिक तत्वों ने तोड़ा था। उसके खिलाफ में हमने उस समय भी धरना दिया था और उस समय आकर के आपको एसडीपीओ साहब, बड़ाबाबू सब मिलकर के बोले थे, ब्लॉक के पदाधिकारी आकर बोले थे कि इसको अपराधी जो है, असामाजिक तत्व जो है, उसको हम लोग धरपकड़ करेंगे और कार्रवाई करेंगे। स्टैचू बनाने के बारे में भी उन्होंने बात किया था, जो आज जून से लेकर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने उन लोगों का भी संकेत दिया था जो लोग इसमें अपराधी तत्व शामिल हो सकते हैं, जो हम सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हमने खबर किया था। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। झारखंड के प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण 2020 के प्रशिक्षुओं ने डीओ से मिलकर आज एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि वो लोग 2 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं, परंतु जुलाई 2021 तक अंतिम वार्षिक परीक्षा नहीं ली गई। 2 वर्षों के पाठ्यक्रम में 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी अंतिम वार्षिक परीक्षा नहीं हुई है, जिसके कारण सभी छात्र अपने भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। अंतिम वार्षिक परीक्षा नहीं होने के कारण वो शिक्षक नियुक्ति व टेट का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, साथ ही यूजी पीजी जैसे आगे की पढ़ाई से भी वंचित हो गए हैं। इतना ही नहीं, इनमें से कई प्रशिक्षु सीटेट भी पास कर चुके हैं, लेकिन अब भी उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, इसलिए जल्द ही उनकी परीक्षा ली जाए। हम लोग डीएलएड के छात्र प्रशिक्षु हैं सर, और हम लोग का जो है जुलाई 2018 में सत्र स्टार्टिंग हुआ था और इसका 2 वर्ष के कोर्स जो है आपका जुलाई 2020 में पूरा हो चुका था। और इस बीच जो है कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से जो है एग्ज़ाम को लेकर पोस्टपोन कर दिया गया था और जुलाई 2021 भी बीत चुका है सर, लेकिन जो है हम लोग का एग्ज़ाम को लेकर कोई भी अभी आदेश नहीं निकला है। और हम लोग चाहते हैं कि 2 साल का कोर्स 3 साल बीत गया, अभी 4था साल चल रहा है और देखते देखते ये भी बीत जाएगा। तो हम लोग के बहुत से ऐसे छात्र प्रशिक्षु हैं जो आगे यूजी और पीजी की पढ़ाई करना चाहते हैं। तो इस कारण से अगर ऐसे डिले होते रहा तो हम लोग का भविष्य अंधकार में जाएगा सर। और इसके साथ ही सर बहुत से हम लोग में से ग्रुप के स्टूडेंट हैं जो इस बार 2021 में जो जनवरी में सीटेट एग्ज़ाम हुआ था क्वालिफाई कर चुके हैं। फाइनल परीक्षा नहीं होने के कारण सर हम लोग जो है जितने भी स्टेट में टेट एग्ज़ाम निकल रहे हैं उस इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।